अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। कैंसर की जर्नी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कैसे कैंसर हुआ, क्या हुआ। मैं बताऊँगा आपको उसके कैसे सिम्टम्स आए, मैं कैसे मुझे मतलब पता चला, मुझे क्या क्या लक्षण आए शुरुआत में। नवंबर 2024 की बात है, लगभग मिड ऑफ नवंबर था। मुझे ब्लैक स्टूल हो रहा था, हफ्ते भर तक मुझे ब्लैक स्टूल हुआ। मैंने ख़ास सीरियस नहीं लिया, मैं बोला होगा कुछ ऐसा। फिर अचानक में मुझे शॉर्ट ब्रीथिंग होने लगी। मैं जिम गया, जिम पे ट्रेडमिल पे चल रहा था, तो मुझसे चले नहीं जा रहा था, मेरी सांस फूल रही थी बहुत। तो बच्चों ने जो और साथ में थे मेरे जिम, उन्होंने एसी वगैरह हाई करी एकदम। मैं एसी के सामने बैठा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। तो मैं उस दिन छोड़ के आ गया घर में। आके फिर मैंने रिलैक्स लिया थोड़ा। दूसरे दिन मैं फिर दुकान चला गया। दुकान में ज़ोहर की नमाज़ में जब मैं मस्जिद गया तो मुझे सेकंड फ्लोर पे जगह मिली। तो सेकंड फ्लोर चढ़ के जब गया तो मेरी सांस बहुत ज़ोर से फूल रही थी। मैंने कैसे वैसे रकात बांधी दीवार को टेक लगा के। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने सोचा यार 50 साल की मेरी अभी उम्र हुई है, तो शायद मैं 50 साल में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो मुझे थोड़ा वो शक हुआ कि यार इतनी कमज़ोरी अचानक में कैसे आ गई। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बोला कि आज मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ कि क्या मसला है। मैंने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट लिख के दिया। मैंने नेक्स्ट डे ब्लड और स्टूल टेस्ट करवाया तो मेरा हीमोग्लोबिन 6 आया, जो कि 13-14 रहता है जनरली। तो हीमोग्लोबिन 6 आया। तो मुझे मालूम पड़ा कि उसमें ब्लड जा रहा था मेरे टॉयलेट में। ओकल ब्लड कहते हैं, जो उसमें मिल के जाता है। तो मुझे फिर सलाह दी गई कि आप एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, पेट के डॉक्टर को दिखाइए। तो नेक्स्ट डे मैंने अपॉइंटमेंट ली एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट की नूर हॉस्पिटल में, जो कि नाखुदा मोहल्ला मुंबई में स्थापित है। फिर उसको मैंने जाके दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, और एंडोस्कोपी से पहले आपको 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, क्योंकि आपका ब्लड बहुत कम है। और ब्लड कम होने की वजह से आपको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो ब्लड आपको पहले चढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दे के फिर आपका एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी भी करेंगे, क्रोनोस्कोपी भी करेंगे। तो मैं बोला ठीक है सर। तो सेम डे में जाके फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उनके सारे प्रोसीजर हुए। फिर नेक्स्ट डे मेरा एंडोस्कोपी हुआ, क्रोनोस्कोपी हुआ। फिर बायोप्सी के लिए उन्होंने मांस निकाल लिया, जो कि मुझे पता नहीं था कब किया उन्होंने, क्या उसी इन बिटवीन एंडोस्कोपी उन्होंने वो काम कर दिया। तीसरे दिन मतलब मैं छुट्टी लेके आ गया हॉस्पिटल से घर पे। उन्होंने बताया कि आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट 10-11 दिन बाद आएगी। ठीक है सर। फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा, मैं दुकान जाने लगा। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। घर में शादी का भी माहौल था, हमारी एक बहन के बच्ची की शादी थी, तो उसके लिए भी काफ़ी लोग घर आए हुए थे, इन-लॉज़ वगैरह मेरे काफ़ी मेहमान लोग आए थे वतन से। तो फिर शादी भी अटेंड किया मैं, सब अच्छे से चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। रिपोर्ट लेने के लिए जब मैं वहाँ गया तो रिपोर्ट तैयार नहीं थी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है सर, आप मुझे 2 दिन का टाइम दें, सैटरडे संडे मंडे को मैं आपको रिपोर्ट, मंडे को आप ले लेना। तो थोड़ी उससे मेरी बहस हो गई। मैंने कहा सर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा, बोले आपकी रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ है, उसमें थोड़ा रीचेक करना पड़ रहा है हमको। तो बोला सर आप क्यों कुछ भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आप वक्त पे मेरा रिपोर्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे और आप मेरे को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। बोले सर अगर मंडे को आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप फिर जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। बोले आप मेरे को आपका ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके ईमेल पे रिपोर्ट दे दूँगा। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा मंडे को उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भेज दी। मंडे को जब रिपोर्ट भेजी तो मैंने फॉरवर्ड कर दी मेरे जो पेट वाला डॉक्टर था उसको, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने फ़ौरन मेरे को रिप्लाई दिया मैसेज में कि आप जल्दी से आओ, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, शाम को आकर मिलो। तो मैं बोला यार रिपोर्ट अच्छी नहीं आई मतलब क्या है।
ठीक है। शाम को हम लोग जहाँ वो थे वहाँ जाके मुलाकात की उनसे। उन्होंने कहा कि देखो सर, आपको सिटी स्कैन करना पड़ेगा, और आज का आज और अभी का अभी जाके सिटी स्कैन करके लाइए। तो मैं बोला सर अभी का अभी सिटी स्कैन, तो बोले मैं लिख के देता हूँ, आप भाई क्ला में चेक कर लीजिए, और जहाँ अभी बेहतर रहेगा, जिसकी रिपोर्ट मिल जाए आज ही या कल तक मिल जाए, तो आप मेरे को रिपोर्ट ला के दिखाइए। तो हम लोग 2-3 जगह गए कन्वीनियंस के हिसाब से, जहाँ रिपोर्ट अवेलेबल थी। कहीं डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, किसी ने बोला कि नहीं 2-3 दिन लगेंगे। फिर फाइनली एक जगह पे फाइनली मैंने सिटी स्कैन करवा लिया, और नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट मिल गई। फिर हम नेक्स्ट डे रिपोर्ट लेके पहुँचे डॉक्टर के पास। उन्होंने कंफर्म किया कि आपको ऐसी बीमारी है। तो मैंने डॉक्टर से पहले ही सवाल किया कि सर मुझे क्यों से कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ भी नॉन स्मोक, मैं कुछ खाता पीता नहीं। बोले सर किसी को भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। तो बोला सर ये टैबलेट से, दवा से ठीक तो हो जाएगा ना? बोले नहीं, इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो बोला सर्जरी? हाँ, बोले सर्जरी करानी पड़ेगी। बोले मैं तो एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, जिससे भी लेना है आपको, जिसको दिखाना है दिखा लीजिए। फिर उसके बाद आप आइए, तो हम लोग एक ऑन्को के साथ बैठ के टीम बनाएंगे, उसमें आपका केस डिस्कस होगा। फिर आप देखिएगा कैसे क्या करना है, पैसे वगैरह का इंतज़ाम कर लीजिएगा, कैसे क्या है, किधर आपको ऑपरेशन करवाना है, कौन से हॉस्पिटल में क्या है, चार्जेस है, वो सब आपको बता दूंगा मैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हमने डॉक्टर सुल्तान प्रधान को दिखाया। सुल्तान प्रधान ने कहा कि मेरा केस नहीं है बेटा, मैं खाली हेड एंड नेक करता हूँ। उन्होंने एक डॉक्टर को रिफ़र किया रिलायंस हॉस्पिटल में, डॉक्टर मर्जी मेहता। फिर उनके पास गए हमने। उन्होंने 1 घंटे तक बहुत अच्छे से समझाया सर ने, बहुत क्लियरली बताया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद आप अगर यहाँ कराएंगे तो बहुत सारा खर्चा जाएगा, बहुत पैसा लगेगा। जहाँ आपको कराना है आप देख लीजिए। फिर वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने ये राय दी कि आपको कीमो लगेगा, पहले कीमोथेरेपी होगी आपकी, उसके बाद ही सर्जरी पॉसिबल है। तो फिर हम लोग और डॉक्टर से मिले, लगभग 4 डॉक्टरों को और दिखाया। सब ने यही राय दी कि आपको पहले कीमो लगेगा। फिर एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ फिर हमारा मतलब वो हुआ, मिलना हुआ। तो उन्होंने फिर कीमोथेरेपी प्लान की हमारी। फिर एट द टाइम अप्रॉक्सीमेटली मार्च आ गया। मार्च में हमारी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। फिर आगे आपको और जानकारी दूंगा इंशाल्लाह अगले ब्लॉक में, कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट आए, क्या क्या परेशानियाँ आई। फिर मैंने कैसे कारोबार पे ध्यान देना कम कर दिया, दिन भर घर पे ही रहा, कहीं गया नहीं। फिर उससे बचना भी रहता है कि कीमो के बाद आप कहीं ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, इन्फेक्शन का डर रहता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ये सब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आते वीडियोज़ में। जब तक के लिए आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हो सके तो एक मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए। आप जो भी कमाते हैं भाई, अगर मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मेरे पास तो मैंने गलती कर दी, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया। आप जो भी कमाते हैं भाई, वो आप अपने परिवार के लिए दुनिया है। आप 1000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसका एक आप है। अगर वो एक गिर गया तो बाकी के सब ज़ीरो है मेरे भाई। आपकी दुनिया, और आप दुनिया है किसी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके बच्चों के लिए आप दुनिया हैं। तो कोशिश करें अपने सेहत का भरपूर ख्याल रखें भाई। एक मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। आपको कभी बीमारी बोल के आती नहीं भाई, कभी भी आपको सपोर्ट रहेगा। कुछ भी परेशानी होगी तो हॉस्पिटल से मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी अपना खूब ख्याल रखें भाई, अपनी सेहत की प्रायोरिटी पे रखें। आप ठीक तो सब कुछ ठीक, काम तो ज़िंदगी भर का है। तो जो मैंने गलती की आप लोग ना करें प्लीज़। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, कोशिश करें हर चीज़ से बचें। गुटखा मावा तम्बाकू खाना खाते हैं तो उसको छोड़ दें, वो तो है ही बुरी चीज़, उसके लिए मैं क्या बोलूँ आपको। कोशिश करें लेकिन अपने आप का भरपूर ख्याल रखें भाई। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।